स्टार्ट करना है। ओके, प्ली बार्गेनिंग का मैंने इंट्रोडक्शन टाइप सब डिस्कस किया हुआ था, उसका मीनिंग और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, ये डिस्कस यस हुई सर। थी। यस सर। ओके ओके। क्या मतलब होता है अट्रोफाइस एक्विट और अट्रोफाइस कन्विक्ट का? बताओ, कोई किसको पता है? अट्रोफाइस एक्विट एंड अट्रोफाइस कन्विक्ट एक मैक्सिम है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है प्रीवियसली एक्विटेड या प्रीवियसली कन्विक्टेड। ठीक है, अट्रोफाइस कन्विक्ट का मतलब प्रीवियसली कन्विक्टेड, अट्रोफाइस एक्विट का मतलब प्रीवियसली एक्विटेड। जो लोग भी एक बार एक्विट हो जाते हैं या एक बार कन्विक्ट हो जाते हैं, दोबारा दोबारा सेम ही प्रोसीडिंग, सेम ही मैटर पे उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं चलती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से कंसोनेंस में जा रहा है? डबल जियो पार्टी की तरह है ना निहारिका? यस सर। सर आर्टिकल 20 क्लॉज 2। क्लास टू। हाँ हाँ, आर्टिकल 20 क्लास टू डबल जियो पार्टी हो गया। उसमें यस भी सर। इसी इन्हीं तरह की बात की गई है। तो ये जो मैंने बोला अट्रोफाइस एक्विट अट्रोफाइस कन्विक्ट, ये सीआरपीसी के सेक्शन 300 से रिलेट करता है। ये एग्जाम में पहले पूछी जाती थी। तो मैं यस सर। सीवीटी वाले बैच में बता रहा था, तो उन लोगों को बताया होगा कि उनको सीआरपीसी पूछी जा रही है। सीवीटी के सिलेबस में सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस ही है, मतलब न्यू लॉज नहीं है, ओल्ड लॉज। यस सर। यस सर। ओके। हाँ तो हम लोग ज्यादा नहीं, आज हम लोग बहुत ज्यादा देर डिस्कस नहीं करेंगे, 1 घंटा और बस करते हैं। प्ली बार्गेनिंग का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा हुआ था, उसके सेक्शंस देख लेते हैं। आवाज बदली बदली सी लग रही है क्या निहारिका? यस सर, थोड़ी मतलब तबीयत खराब है आपकी, ऐसा सा लग रहा है। नहीं, तबीयत तबीयत खराब नहीं है, तबीयत सही है मेरी। बट वो मैंने बहुत ठंडे पानी में स्नान किया है ना सुबह सुबह, तो उस वजह उसी समय से ही बदली बदली सी लग रही थी। यस सर, थोड़ा सा आज लग रहा आज हम लोग नहाने गए हुए थे महाकुंभ। है। जी जी। जी सर। और 4 बजे सुबह में ही हम लोग ने स्नान किया है। अच्छा। हाँ, तो उस वजह से बस वो है, बाकी तबीयत बिल्कुल भी सही है, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है तबीयत खराब है। ओके ओके। चैप्टर बेरक निकालो, चैप्टर 30, चैप्टर 23 है प्ली बार्गेनिंग, चैप्टर 23। और इसका इंट्रोडक्शन हो चुका है, इसके इसका प्रोविजन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही आसान प्रोविजन है प्ली बार्गेनिंग का, इसमें भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। सबसे पहला ही सेक्शन है इसका 289। 289 एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, मतलब ये जो चैप्टर है प्ली बार्गेनिंग का, वो कब अप्लाई होगा उसके एप्लीकेशन की बात हो रही है। एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है? एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर मतलब प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर का एप्लीकेशन। दिस चैप्टर शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्यूज्ड अगेंस्ट whom, एक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है कि किस एक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से अप्लाई होगी। एक्यूज्ड लिखा हुआ है, किस एक्यूज्ड के अगेंस्ट अप्लाई होगी ये चैप्टर, ना कि विक्टिम के अप्रोच से है, एक्यूज्ड के अप्रोच से है। ठीक है, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एक्यूज्ड अगेंस्ट whom, वो एक्यूज्ड जिसके अगेंस्ट ये तरह के चीजें अप्लाई होंगी, वही वहां पे प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होगी। तो ए में लिखा हुआ है द रिपोर्ट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 193, मतलब चार्जशीट फॉरवर्ड हुआ है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट फॉरवर्ड किया है मजिस्ट्रेट को। जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस ऑफिसर चार्जशीट सबमिट करता है, तो वही बातें लिखी हुई है कि वो एक्यूज जिसके अगेंस्ट चार्जशीट सबमिट हुआ है पुलिस ऑफिसर के द्वारा। The report has been forwarded by the officer in charge of the police station under section 193, alleging therein that an offence appears to have been committed by him other than an offence, कि उसके द्वारा एक ऑफेंस, चार्जशीट में इसके अगेंस्ट एलिगेशन लगी है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, बट कौन सा ऑफेंस नहीं होनी चाहिए? अदर देन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ डेथ, लाइफ या 7+। ठीक है, डेथ लाइफ 7+। लिखा हुआ है अदर देन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ or imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time imposed, exceeding 7 years। यानी कि यानी कि अब क्या समझे हम लोग कि पहले हो रही है कि प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर किस पे अप्लाई होगी, प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर किस पे अप्लाई होगी, तो उस एक्यूज्ड पे अप्लाई होगी जिसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुआ है। चार्जशीट फाइल हुआ है
पुलिस ऑफिसर द्वारा मजिस्ट्रेट के पास चार्जशीट फाइल हुआ है, और उस चार्जशीट में जो एलिगेशंस लगे हुए हैं, वो जो ऑफेंसेस का एलिगेशन लगा हुआ है, वो किस चीज के लिए पनिशेबल होना चाहिए, फॉर सम इम्प्रिजनमेंट, बट ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई ऑफेंस इन केस में नहीं अप्लाई होगा प्री बार्गेनिंग। डेथ पेनाल्टी अगर है तो नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हीनियस हो गया है ना, तो माफ कैसे कर दिया जाएगा, वेरी हीनियस ऑफेंसेस माफ नहीं किया जाएगा। डेथ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड 7+ मतलब 7 साल से ज्यादा कैद की सजा, इसके अलावा होनी चाहिए। ठीक है निहारिका? यस सर। हाँ, बी में लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस। अब मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट अदर देन एन ऑफेंस फॉर विच द पनिशमेंट ऑफ डेथ, फिर से वही बात हो गई, डेथ, फिर से वही बात, लाइफ or of imprisonment for a term exceeding 7 years. ठीक है, has been provided under the law for the time in force and after examining complainant and the witnesses. बाकी की बात बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। दूसरी बात भी वही लिख दिया, क्या पहले लिखा चार्जशीट फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है, चार्जशीट फॉरवर्ड हुआ है पुलिस ऑफिसर द्वारा, एलिगेशंस जो भी लगे हुए ऑफेंस के ये नहीं होने चाहिए, इसके अलावा। दूसरा में भी लिखा हुआ है मजिस्ट्रेट ने टेक कॉग्निजेंस लिया हुआ है कंप्लेंट पे, लेकिन इस ऑफेंस के लिए नहीं। तो चाहे जिस तरह का भी ऑफेंस हो, चाहे चार्जशीट फॉरवर्ड हुआ है या तो चार्जशीट फॉरवर्ड हुआ है या कॉग्निजेंस लिया गया है ऑन कंप्लेंट पे, तो प्री बार्गेनिंग का चैप्टर अप्लाई होगा, बस वो ऑफेंस पनिशेबल विद दिस नहीं होनी चाहिए। तो याद करने लायक बस यही बात रह गई, वो ऑफेंस जिसकी सजा डेथ नहीं है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है, 7 साल से ज्यादा नहीं है, उस केस में प्री बार्गेनिंग का चैप्टर अप्लाई होगा। ठीक है, चाहे वो चार्जशीट से कॉग्निजेंस लेने की बात आ रही है, चाहे वो कंप्लेंट से कॉग्निजेंस लेने की बात आ रही है। ठीक है निहारिका, तो ये बात हो गई याद करने लायक बस। यस सर। ओके, उसके बाद बट, अब इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है, एक्सेप्शन, बट डज नॉट अप्लाई वेयर सच ऑफेंस अफेक्ट द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एक्सेप्शन। पहला दिया हुआ है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री, दूसरा दिया हुआ है ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन या चाइल्ड, but does not apply where such offense affects the socio-economic condition of the country or has been committed against a woman or a child। ठीक है, इन दो केस में जो है वो नहीं अप्लाई होगा प्री बार्गेनिंग का चैप्टर। अब अगर हम दोनों को कंबाइन कर दे तो इन तीनों केस में नहीं होगा। वैसा ऑफेंस जिसकी सजा डेथ है, लाइफ है, 7+ है, या सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस, या वीमेन एंड चाइल्ड का अगेंस्ट वेपन, इन केस में नहीं अप्लाई हो रहा है प्री बार्गेनिंग का चैप्टर, इसके अलावा अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, वैसा ऑफेंस, अच्छा तुम आईपीसी में तो थी नहीं, आईपीसी में जब चल रही थी तो मैंने बताया हुआ था कि जो ऐसे ऑफेंसेस जो कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्ट करते हैं उसने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस भी कहते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस वो ये भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस होते हैं, और इनमें तो मेंस रिया की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इवन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मेंस रिया, ऑफेंडर को गिल्टी हेल्ड किया जा सकता है फॉर दोज ऑफेंसेस व्हिच अफेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, क्योंकि वो बहुत ही ऑटोमेटिकली हीनियस बन जाता है, क्योंकि कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस को अफेक्ट कर रहा होता है। तो इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक जो ऑफेंसेस होते हैं वो या वीमेन का अगेंस्ट ऑफेंस है या चाइल्ड का अगेंस्ट ऑफेंस है, इन केस में भी नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि ये वल्नरेबल है, वीमेन वल्नरेबल होती है, चाइल्ड वल्नरेबल होता है, तो इनको ना, इनके वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट ना कोई करे, इसलिए इसको एक्सेप्शन में डाला गया है। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, तो ये इस पे भी नहीं अप्लाई होगा, इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं अप्लाई होगा, कलेक्टिवली अगर देखी जाए तो बाकी सब पे अप्लाई होगा। 7 साल से कम की जो सजा है उस पे अप्लाई हो रही है, और चाहे वो विक्टिम वीमेन नहीं होनी चाहिए, विक्टिम चाइल्ड नहीं होना चाहिए, और विक्टिम और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस नहीं होनी चाहिए। अब दिया हुआ है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस क्या है, यहाँ बस इकोनॉमिक ऑफेंस की बात नहीं हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस। ठीक है, बस इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट होने की बात नहीं हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस की बात हो रही है। तो सोसाइटी को भी इफेक्ट करे, इकोनॉमिक कंडीशंस को भी इफेक्ट करे, इसके पूरे दिए हुए लिस्ट दिए हुए रहते हैं। लिखा हुआ है सबसेक्शन 2, लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल को अंडरलाइन कर लो, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन डिसाइड करेगा कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन डिटरमिन द ऑफेंसेस अंडर द लॉ for the time being in force which shall
be the offenses affecting the socio-economic condition of the country. Okay, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू डिसाइड कि कौन सा ऑफेंस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है। और कई सारे इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसमें कई सारे बेयर एक्ट में भी लिखे हुए होते हैं कई सारे एग्जांपल्स, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, सती प्रिवेंशन एक्ट हो गया, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट हो गया। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि ये सब सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज है। तो ये लिस्ट याद करनी जरूरी नहीं होती है, रेयरली ही पूछी जाती है कि कौन कौन सा ऑफेंसेज सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है। एक बार इसको रेड भी कर सकती है, छोड़ भी सकती है। जैसे कि जो मेजर है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, सती प्रिवेंशन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, इमोरल ट्रैफिक की प्रिवेंशन, ये सब पता होनी चाहिए। जैसे SC/ST एक्ट जो होता है वो भी होता है। तो ये सब सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है। याद करने वाली सबसे मेन बात ये होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑफेंस सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है, वो नोटिफाई करेगा। और उस ऑफेंस के अंदर अगर कोई एक्ट कमिट हो रहा है तो उस केस में प्ली बार्गेनिंग नहीं अप्लाई होगा। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, तो ये हो गया टास्क वर्क। तो ये हो गया पहला सेक्शन हो गया, जिसमें नॉर्मली बता रहा था कि कब कब प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होगा। इसमें वो ऑफेंसेस जिसकी सजा डेथ है नहीं अप्लाई होगा, लाइफ नहीं अप्लाई होगा, 7 साल से ज्यादा है तो नहीं अप्लाई होगा, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है तो नहीं अप्लाई होगा, वीमेन विक्टिम है तो नहीं अप्लाई होगा, चाइल्ड विक्टिम है तो नहीं अप्लाई होगा, इसके अलावा अप्लाई होगा। ठीक है, इसके अलावा अप्लाई होगा। और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस कौन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। अब हो गया सेक्शन 290। सेक्शन 290 ओके। पहला इसमें है लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। अब प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन देने की बात हो रही है। पहला सेक्शन का हेडिंग था एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। उसका मतलब ये जो चैप्टर है प्ली बार्गेनिंग का वो कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर कहाँ कहाँ अप्लाई होगा। और अब है एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग, मतलब मी एज एन एक्यूज्ड, मुझे प्ली बार्गेनिंग चाहिए तो मैं उसके लिए अप्लाई तो करूंगा ना, उसी की बात करता है। ठीक है। ओके यस सर। शाश्वत, बेयर एक्ट निकाल लो प्ली बार्गेनिंग का। यस सर, निकाल लें निकाल। ओके, प्ली बार्गेनिंग का इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक कंसेप्ट्स और उसके बेनिफिट्स डिमेरिट्स हम लोगों ने पिछले ही क्लास में डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग देयर प्रोविजंस इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी एक सेक्शन ही हुआ है, दूसरे सेक्शन पे अभी आ रहे हैं। तो अब उसके लिए एप्लीकेशन की बात हो रही है। प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी, कौन फाइल करेगा, कब तक फाइल करेगा। तो लिखा हुआ है सब सेक्शन 1, अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, एक्यूज ही फाइल करेगा, may file an application for plea bargaining within a period of 30 days, 30 दिन के अंदर, from the date of framing of charge। ठीक है, तो चार्ज फ्रेमिंग के 30 दिन के अंदर, 30 days from framing of charge। तो इसका टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, 30 दिन के अंदर फाइल करनी है। चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर फाइल होगी। कौन फाइल करेगा, एक्यूज पर्सन फाइल करेगा। उसको बेनिफिट चाहिए ना प्ली बार्गेनिंग कर, उसको बेनिफिट चाहिए मेनली। तो कर रहा है कि पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, जो कि एक्यूज है, वो फाइल कर सकता है प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, चार्ज फ्रेम होने से। इन द कोर्ट, किस कोर्ट में, इन द कोर्ट इन विच सच ऑफेंस इज पेंडिंग फॉर ट्रायल। तो एक और क्वेश्चन का जवाब मिल गया, कहाँ फाइल होगा, वहीं पे जहां ट्रायल पेंडिंग है। किसी दूसरे कोर्ट में जाकर के क्यों फाइल होगा, जिस कोर्ट में ट्रायल पेंडिंग है उसी कोर्ट में फाइल होगा। तो किस कोर्ट में फाइल होगा, जहां ट्रायल पेंडिंग है। कौन फाइल करेगा, एक्यूज पर्सन फाइल करेगा। कितने दिन के अंदर फाइल करेगा, तो चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर फाइल करेगा। ये 3 क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है सबसेक्शन 1 से। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है सबसेक्शन 1 से। अब सबसेक्शन 2 पे हम लोग आते हैं। द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1 शैल कंटेन, उस एप्लीकेशन में क्या रहेगा, जो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन फाइल कर रहा है एक्यूज्ड पर्सन, उस एप्लीकेशन का कंटेंट क्या होगा, वो सबसेक्शन 2 बता रहा है। शैल कंटेन अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस रिलेटिंग टू विच द एप्लीकेशन इज फाइल्ड, इंक्लूडिंग द ऑफेंस टू विच द केस रिलेट्स, एंड शैल बी अकम्पनीड बाय एन एफिडेविट। तो इसको अंडरलाइन कर लो, accompanied by an affidavit, shall be accompanied by an affidavit, उसको एफिडेविट से कंपनी भी किया जाएगा। ठीक है, बाकी उसका बेसिक डिटेल रहेगा, केस का बेसिक डिटेल्स रहेगा, और ऑफेंस जैसे किस ऑफेंस के लिए वो चार्ज हुआ है वो सब चीजें रहेंगी। और क्या होगा, उसमें एक एफिडेविट से उसको कंपनी किया जाएगा, उसके साथ एक एफिडेविट अटैच की जाएगी इस एप्लीकेशन के साथ, प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन के साथ। और उसमें क्या स्वर्ण करेगा, स्वर्ण बाय द एक्यूज्ड स्टेटिंग देयरइन, एक्यूज्ड उसमें स्टेट करेगा, मतलब उस एफिडेविट में स्टेट करेगा
that he has voluntarily preferred, ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर लो, voluntarily preferred मतलब वो स्वेच्छा से प्री बार्गेनिंग का एप्लीकेशन प्रीफर कर रहा है, वो स्वेच्छा से खुद की मर्जी से प्रीफर कर रहा है, उस पर किसी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है कि तुम प्री बार्गेनिंग करो। एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द केस, okay, after understanding the कहाँ गया, nature and extent of the punishment provided under the law for the offense and the plea, मतलब वो सब कुछ समझ करके स्वेच्छा से फाइल कर रहा है, and the plea bargaining in his case and that he is not previously convicted by, तुम लोग आधे मिनट होल्ड करो, घर से फोन आ रही है बार बार, मैं एक बार रिसीव करिए। हेलो, ओके निहारिका। यस सर। ओके ओके, ठीक है, एंड दैट ही हैज नॉट प्रीवियसली बीन कन्विक्टेड, ये भी अंडरलाइन कर लो, दो इंपॉर्टेंट बात हो गई इसमें, पहला कि वॉलंटरली प्रीफर है किया गया है, मतलब एप्लीकेशन को प्ली बार्गेनिंग का, दूसरा कि नॉट प्रीवियसली कन्विक्टेड, प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं किया गया है। नेहा गुप्ता, किस ऑफेंस के लिए पहले कन्विक्ट नहीं किया गया है, किस ऑफेंस के लिए? बाय ए कोर्ट in which he has been charged with the same offense, उस सेम ऑफेंस के लिए किसी कोर्ट के द्वारा उसी ऑफेंस के लिए उसको पहले कन्विक्ट नहीं किया गया हो, तभी वो प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समराइज करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सब सेक्शन 1 में 3 बातें थी, सबसे पहले कौन फाइल कर रहा है, उसमें एक्यूज पर्सन फाइल कर रहा है, कहाँ फाइल कर रहा है, उस कोर्ट में जहाँ पे ट्रायल पेंडिंग है, कितने दिन के अंदर फाइल कर रहा है, 30 दिन के अंदर फाइल कर रहा है, चार्ज फ्रेम होने के 30 दिन के अंदर, ठीक है। अब सब सेक्शन 2 में है कि वो जो एप्लीकेशन फाइल करेगा उसमें बेसिक डिटेल्स रहेगा केस का, कौन सा ऑफेंस से चार्ज किया गया, ये सब बेसिक डिटेल्स रहेगी। उसके बाद उस एप्लीकेशन को सपोर्ट किया जाएगा एक एफिडेविट से, उसके साथ एक एफिडेविट फाइल करनी पड़ेगी। एफिडेविट में तो इंसान ओथ ही तो करता है ना, पर्टिकुलर फैक्ट्स ओथ करता है कि मैं ये स्टेट कर रहा हूँ, जो सही है मेरे अकॉर्डिंग सही है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये सब सही है जो मैं फैक्ट स्टेट कर रहा हूँ। तो उसको ये स्टेट करना है उस एफिडेविट में कि सबसे पहला कि दैट ही हैज वॉलंटरली प्रीफर्ड दिस एप्लीकेशन, कि प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन वो स्वेच्छा से फाइल कर रहा है ना कि किसी दबाव से। और दूसरी बात कि उसको पहले कन्विक्ट नहीं किया गया है उसी ऑफेंस के लिए जिस ऑफेंस के लिए अभी प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, जिस ऑफेंस के लिए मान लो थेफ्ट के लिए वो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, तो ये नहीं कि पहले भी चोरी के लिए वो कन्विक्ट हुआ हो किसी कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अगर हुआ है तो नहीं फाइल कर सकता है। ओके निहारिका? यस सर। हाँ, तो पहले अगर कन्विक्ट नहीं हुआ है तो ये दो बातें उसको स्टेट करनी है उस एप्लीकेशन में कि पहले मैं इस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ किसी भी कोर्ट के द्वारा, और दूसरी बात हो गई कि पहले जो है सॉरी ये एप्लीकेशन में वॉलंटरली फाइल कर रहा हूँ, मतलब स्वेच्छा से फाइल कर रहा हूँ फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर। ये दो बातें उसको उस एफिडेविट में अटैच करनी है जो कि एप्लीकेशन के साथ फाइल करनी है। और कितने दिन के अंदर फाइल करनी है एप्लीकेशन? 30 days 30 डेज, चार्ज फ्रेम होने from के the 30 डेज के अंदर। from the बहुत date of बढ़िया filing. बहुत बढ़िया। ओके, तो ये सब सेक्शन 2 भी हो गई। सब सेक्शन 2 में याद करने वाली बात है कि एक एफिडेविट अटैच रहेगी साथ में जिसमें दो ही बातें लिखनी है, वॉलंटरी प्रीफर है और उसने उसका पहले कन्विक्शन नहीं हुआ उस ऑफेंस के लिए, इतनी बातें याद करने लायक है। अब सब सेक्शन 3 आते हैं, आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन अंडर सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन 1 में अगर एप्लीकेशन फाइल हुई है, कौन सी एप्लीकेशन? प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन कोर्ट में अगर फाइल हुई है, द कोर्ट शैल इशू नोटिस टू द पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर or the complainant of the case and to the accused to appear on the date fixed for the case। तब ये प्रोसीजर बस दिया हुआ है कि अगर फाइल हो ही गई है तो सबको बुलाएगा कि आप इस दिन अपियर हो ताकि इस पे चर्चा हो, ठीक है। प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन मिलने के बाद सबको वो इन्फॉर्म करेगा, एक्यूज को भी और पीपी को भी या कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन फाइल किया कि आप लोग इस दिन को आइए, इस पे डिस्कशन होगा ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन पे डिस्कशन के लिए, ठीक है। नेहा गुप्ता, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई हो रही?
नेहा गुप्ता, यसी, Yes, sir. ओके। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक बस दूसरी सेक्शन चल रही है ऐसी प्ली बार्गेनिंग की। प्ली बार्गेनिंग का इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में हुआ था, उसका बेनिफिट और उसके डिमेरिट्स। अभी सेक्शन चल रहा है तो उसमें दूसरा सेक्शन चल रहा है। 289 हो चुका Okay, है, sir. 290 हो रही है। Okay, तो sir. 290 का सब सेक्शन 3 हो गया कि वो सबको डेट दे करके बुलाएगा कि इस दिन जो है आप लोग आ जाइए। अब सब सेक्शन 4 कि अब क्या करेगा, लिखा हुआ है व्हेन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एंड द एक्यूज्ड अपीयर ऑन द डेट फिक्स। जिस दिन डेट फिक्स किया था उस दिन अब वो लोग आ गए तो अब क्या करेगा, अंडर सबसेक्शन 3, जिस सबसेक्शन 3 में डेट फिक्स करने की बात थी, तो अब उस दिन लोग प्रेजेंट हो गए। अब क्या होगा, द कोर्ट शैल एग्जामिन द एक्यूज्ड इन कैमरा। इन कैमरा मतलब सीक्रेटली उसको एग्जामिन करेगा, ठीक है। अब एक्यूज पर्सन को सीक्रेटली एग्जामिन करेगा। एक्यूज को ही क्यों एग्जामिन करेगा, प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन किसने फाइल किया, एक्यूज ने फाइल किया हुआ है। और वॉलंटरली फाइल किसको करना था, एक्यूज को फाइल करना था। तो जस्ट टू इंश्योर कि एक्यूज पर्सन ने सच में वॉलंटरी फाइल किया है, अब ये कोर्ट को इंश्योर करना है। कोर्ट जो है इन कैमरा एग्जामिन करके, मतलब सीक्रेटली, प्राइवेटली एग्जामिन करेगा किसको, एक्यूज पर्सन को। टू एस्योर मतलब कोर्ट खुद को एस्योर करने के लिए कि ये जो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन फाइल हो रहा है वो वॉलंटरी नेचर का है, ठीक है। तो इन कैमरा वेयर द अदर पार्टी इन द केस शैल नॉट बी प्रेजेंट। इन कैमरा का मतलब यही होता है, और यहाँ पे अदर पार्टी को भी प्रेजेंट ना करने की बात की गई है। नॉर्मली इन कैमरा में पार्टीज ही प्रेजेंट होते हैं, ऑर्डर नहीं होते हैं। यहाँ पे बोला इन कैमरा मतलब सीक्रेट, जहाँ पे दूसरे पार्टी भी नहीं होंगे। टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट द अक्यूज्ड हैज फाइल्ड एप्लीकेशन वॉलंटरी, बता चुका मैं। ये कोर्ट खुद को सेटिस्फाई करेगा कि एक जो एप्लीकेशन फाइल किया है एक्यूज्ड पर्सन ने, ये वॉलंटरी नेचर का है। एंड वेयर, अब जो है, अब ये उसको क्या पता चलेगा एंड देन क्या कंसिक्वेंस होगा, वो दो क्लॉज में बात की गई है कि अगर उसको लग रहा है, कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड वॉलंटरली, मतलब कि वॉलंटरली फाइल किया है कुछ पर्सन ने ये एप्लीकेशन को, वो ये वॉलंटरी नेचर का है। अगर कोर्ट को भी लगता है कि सच में इसने अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरी नेचर का ये एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है, देन कोर्ट क्या करेगा, इट शैल प्रोवाइड टाइम, वो समय देगा, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज, नॉट एक्सीडिंग 60 डेज मतलब 60 दिन से कम, टू द पीपी और द कंप्लेनेंट ऑफ द केस एंड द एक्यूज्ड, ठीक है। एक साइड किसको रख रहा है, एक साइड पीपी को रख रहा है या कंप्लेनेंट को रख रहा है, दूसरे साइड किसको रख रहा है, एक्यूज पर्सन को रख रहा है, एक्यूज पर्सन को। क्योंकि पीपी का क्या काम था, प्रोसिक्यूट करना। कंप्लेनेंट भी तो वो इसी साइड हो गया ना, कंप्लेनेंट ने इसके खिलाफ कंप्लेन किया हुआ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसी को प्रोसिक्यूट करने वाला है, इसलिए ये दोनों एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया। ओके, it shall provide time not exceeding 60 days to the public prosecutor or the complainant of the case and the accused to work out a mutually satisfactory disposition। तो ये इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। अब कहता है कि इन लोगों को समय दिया जाता है ताकि ये आपस में एक सहमति बनाए, एक एग्रीमेंट बनाए कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, हम चीजों को बार्गेन करके इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। दोनों पार्टीज के बीच में जो समझौता हुआ है इशू को रिजॉल्व करने का, तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए, ठीक है। आप दोनों लोग मिल करके म्यूचुअली एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच गए, आपस में एग्रीमेंट करके कि हमको आप इतना सजा कम कर दीजिए, बदले में आपको इतना कंपनसेशन दे दिया जाए। जो मैंने कल बताया, लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि क्या होता है प्ली बार्गेनिंग में, सजा कम कर दी जाती है। कुछ देशों में चार्ज भी कम करने की बातें होती है, सेंटेंस बार्गेनिंग भी होती है, चार्ज बार्गेनिंग भी होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ सेंटेंस बार्गेनिंग होती है, कुछ कंट्रीज में चार्ज बार्गेनिंग अलाउ होती है। चार्ज ओमिट कर दिया जाता है, पार्टिकुलर चार्जेस ओमिट कर दिए जाते हैं, कुछ चार्जेस रखे जाते हैं, कुछ ओमिट कर दिए जाते हैं। ओके, तो यही बार्गेन किया जाता है कि सजा, अब हमें आपको इतना ही सजा मिलेगी, बदले में आप इतना कंपनसेशन दे दीजिए, ठीक है। तो एक्यूज को, विक्टिम को फायदा है कि तुरंत कंपनसेशन मिलने वाला है उसको, एक्यूज को फायदा है कि उसका सजा कम हो जाने वाला है। तो इसी पे डिस्कशन करने के लिए इन लोग को छोड़ी जाती है कि, और कोर्ट का इंटरफेरेंस कुछ खास नहीं होता है इस पे। कोर्ट का मेन यही रोल होता है कि कोर्ट बस ये देखता रहे ये चीज वॉलंटरली चल रहा है, वॉलंटरली चल रहा है, मतलब किसी ने किसी पे प्रेशर नहीं बनाया हुआ है। ऐसा नहीं कि किसी को ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है बाय अनड्यू मींस। ये कोर्ट बस इतना ही ऑब्जर्व करेगा कि ये सब कुछ जो प्रोसेस है
कौन सा प्रोसेस? ये म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन का प्रोसेस, कि एक एग्रीमेंट पे पहुंचने का प्रोसेस, एक कंक्लूजन पे पहुंचने का प्रोसेस, जहां दोनों को फायदा होने वाला है। ये जो प्रोसेस है वो वॉलंटरी नेचर का चले, इतना ही इंश्योर करना है कोर्ट को इससे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना होता है। ठीक है यसी? यस सर। ओके ओके। तो और ये करने के लिए कितना समय दे रहा है? मैक्सिमम 60 डेज, मैक्सिमम 60 डेज का समय दिया जा रहा है। किस चीज के लिए, क्या करने के लिए दिया रहा है मैक्सिमम 60 डेज का समय? क्या करने के लिए दिया जा रहा है यसी? सर ये करने के लिए, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन करने के लिए। आपस में, इसका मतलब होता है कि आपस में म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, आप लोग चीजों को डिस्पोज कीजिए, आप लोग चीजों को रिजॉल्व कीजिए साथ में मिल करके। दोनों लोग आपस में सेटिस्फाई हो जाइए कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए। ठीक है? साथ में मिलकर के आप लोग एक एग्रीमेंट कीजिए, आप लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचिए, आप लोग इशू को रिजॉल्व कीजिए। ठीक है? ऐसे इसी को कहते हैं म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। यस सर। ओके। तो यही करने के लिए कितना समय दिया जा रहा है? 60 दिन का ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाएगा, 60 दिन का। किसको समय दिया जा रहा है? या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लेनेंट इधर है, उधर एक्यूज पर्सन को। इन्हीं दोनों में समझौता होनी है ना, इन्हीं दो साइड में समझौता। ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, इन दोनों में समझौता होना है, इन दोनों में होना है म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। तो इन्हीं लोग को टाइम दिया जा रहा है कि आप लोग ये रिजॉल्व कीजिए। ठीक है? तो अब पढ़ते हैं इसको। इट शैल प्रोवाइड टाइम नॉट एक्सीडिंग। ये कब कर रहा है? जब कोर्ट को लग रहा है कि एप्लीकेशन, जो प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन है, वॉलंटरी नेचर का है। तब नहीं वॉलंटरी नेचर का है तब तो आगे बढ़ेगा ही नहीं। अगर लग रहा है कि उसने स्वेच्छा से ये प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन फाइल किया है, उसके साथ उसने क्या अटैच किया है? एक एफिडेविट अटैच किया है। उस एफिडेविट में क्या उसने ओथ किया हुआ है? उसने ओथ किया हुआ है कि ये मेरा जो एप्लीकेशन है वॉलंटरी नेचर का है। दूसरा क्या ओथ किया हुआ है? कि मेरा प्रीवियसली कन्विक्शन नहीं हुआ है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। मेरा पहला से कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है फॉर सच ऑफेंस, इस ऑफेंस के लिए पहले भी मैं कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ। ये दो बातें उसका एफिडेविट में स्टेट कर दी थी। तो public prosecutor the complainant of the case and accused to work out a mutually satisfactory disposition of the case, which may include giving to the victim by the accused the compensation। ऑलरेडी आपको सबको पता है, कई बार बता चुका हूँ कि इसमें क्या इंक्लूड होता है कि विक्टिम को आप कंपनसेशन दे देना, कि मैं आपको कंपनसेशन दे दूंगा। एक्यूज बोलेगा कि मैं आपको इतना कंपनसेशन दे दूंगा, कोर्ट जितना नॉर्मली ग्रांट करता है उससे ज्यादा दे दूंगा। एंड अदर एक्सपेंसेस, आपको जो भी खर्च लगे हैं इस केस को लड़ने के, आपको जो भी रिहेबिलिटेशन में खर्च लगे हैं वो सब मैं दे दूंगा। ठीक है? ड्यूरिंग द केस एंड देयर आफ्टर फिक्स द डेट फॉर फर्दर हियरिंग ऑफ द केस। ठीक है? तो इसमें ये सब इंक्लूड हो सकता है, ये बताया हुआ है। और उसके बाद कोर्ट एक डेट फिक्स कर देगा कि ये सब होने के बाद आप लोग आइएगा। अगर आप लोग जब भी आपके बीच में वो सेटिस्फेक्शन बन जा रहा है, आप एक एग्रीमेंट पे पहुंच जा रहे हैं, देन आप इस कोर्ट में आइएगा। उसके लिए डेट फिक्स कर देगा कि इस दिन आप लोग आइए, आप लोग आपस में चीजों को रिजॉल्व करके इस दिन आइए। ठीक है निहारिका? यस सर। शाश्वत? यस सर। ओके ओके। तो ये ओके। तो अब क्लॉज बी लिखा हुआ है द कोर्ट फाइंड्स। अगर पहले था क्लॉज ए कि अगर पता चला उसको कि वॉलंटरी नेचर का है, वो एप्लीकेशन प्ली बार्गेनिंग का वॉलंटरी नेचर का है, तो क्या करेगा? अब उसको पता चला है कि नहीं, वॉलंटरी नेचर का ही नहीं है, एक्यूज ने किसी प्रेशर में आकर प्ली बार्गेनिंग का एप्लीकेशन फाइल कर दिया था, तब वो क्या करेगा कोर्ट? तो जाहिर सी बात है प्ली बार्गेनिंग के फर्दरेंस में कुछ नहीं करेगा। नॉर्मली जैसे ट्रायल चलता है वैसे ट्रायल चलाएगा, उसके बाद जो भी टोटल कन्विक्शन है वो करेगा। प्ली बार्गेनिंग के फर्दरेंस में वो प्रोसेस इस चैप्टर को अप्लाई ही नहीं करेगा। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है प्ली बार्गेनिंग को, वो नहीं अप्लाई करेगा। आइए पढ़ते हैं इसको। द कोर्ट फाइंड्स दैट द एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड इनवॉलंटरी, मतलब वो स्वेच्छा से नहीं फाइल किया हुआ था, बाय द एक्यूज्ड और हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड। या मान लीजिए फाइल क्या था, उसको ओथ करना था, एफिडेविट में लिखना था कि आपका मेरा पहले से कन्विक्शन नहीं हुआ इस ऑफेंस के लिए, और कोर्ट को पता चल रहा है कि ये पहले से कन्विक्ट हुआ है इस ऑफेंस के लिए, तो प्ली बार्गेनिंग का नहीं फाइल कर सकता है।
तो और हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट इन अ केस इन व्हिच ही हैड बीन चार्ज्ड विद द सेम ऑफेंस, ठीक है, पहले तो वो कन्विक्ट हो रखा है। इट शैल प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता, मतलब इस संहिता में जो नॉर्मल ट्रायल का प्रोसेस है उससे कंटिन्यू करेगा, नॉर्मल ट्रायल का प्रोसेस से। फ्रॉम द स्टेज सच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड अंडर दिस सेक्शन 1, जिस भी स्टेज से रोक दिया गया था प्ली बार्गेनिंग के एप्लीकेशन को कंसीडर किया गया था, तो प्ली बार्गेनिंग वाला पूरा चैप्टर को साइड करके, इस एस्पेक्ट को साइड करके, जहां तक पहले हुआ था नॉर्मल जो बीएनएसएस का प्रोसीडिंग है उसको कंटिन्यू किया जाएगा, नॉर्मल ट्रायल चलने लगेगा। ओके, तो ये सेक्शन 290 था, काफी इंपॉर्टेंट था। सेक्शन 290 का सब सेक्शन 1 में बात की जा रही थी कि प्ली बार्गेनिंग का जो एप्लीकेशन है वो कौन फाइल करेगा, एक्यूज पर्सन फाइल करेगा। कहां फाइल करेगा, उस कोर्ट में फाइल करेगा जहां पे ट्रायल चल रही है। और कितने दिन के अंदर फाइल करेगा, कितने दिन के अंदर शाश्वत, 30 कितने दिन, 30 डेज के अंदर प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल ओके करेगा। ओके, कब से 30 डेज काउंट किया जाएगा, 30 डेज फ्रॉम व्हाट, 30 दिन कब से, चार्ज की फ्रेमिंग से। चार्ज फ्रेम होने के, ओके ओके, चार्ज फ्रेम होने के 30 डेज के अंदर। सब सेक्शन 2 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है वो कई बार कि उसको एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट अटैच करना है, उस एफिडेविट में वो मेंशन करेगा कि ये एप्लीकेशन वॉलंटरी नेचर का है, और दूसरी बात उसकी प्रीवियस कन्विक्शन नहीं हुई है फॉर दैट ऑफेंस। सब सेक्शन 3 हो गया कि अब कोर्ट जो है इन लोगों को बुलाएगा एक पर्टिकुलर डेट फिक्स करके। सब सेक्शन 4 हो गया कि उस दिन पर अगर ये लोग आ गए तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है इन कैमरा मतलब सीक्रेटली पहले तो एग्जामिन करेगा एक्यूज पर्सन से, ये पता लगाने के लिए कि वॉलंटरी नेचर का है कि नहीं एप्लीकेशन। वो अगर पता लगा कोर्ट को कि सच में वॉलंटरी नेचर का है तो क्या करेगा, अगर वॉलंटरी नेचर का है तो क्या करेगा, बताओ निहारिका। तो फर्दर हियरिंग के लिए डेट फिक्स कर देगा। फर्दर हियरिंग के लिए डेट फिक्स कर देगा। और मतलब दोनों पार्टीज को क्या करेगा, दोनों पार्टीज को सर उनको 60 डेज और का इनको टाइम देगा टू म्यूचुअली टू वर्क हाँ आउट अ एग्री करने म्यूचुअली के लिए, हाँ सैटिस्फैक्टरी टू वर्क आउट डिस्पोजिशन। म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल बहुत सही। ताकि वो लोग ये करे, इसके लिए इनको टाइम दे देगा जो मैक्सिमम 60 डेज का हो सकता है, और ये करे और करने के बाद कोर्ट में अपीयर हो इस दिन को। और अगर नहीं लग रहा है वॉलंटरी नेचर का है तो नॉर्मली जो ट्रायल का प्रोसेस है, जो बीएनएसएस में प्रोसेस है, इस प्ली बार्गेनिंग को चैप्टर को ओमिट करने के बाद जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में नॉर्मली चलेगा, कोई प्ली बार्गेनिंग का प्रोसेस नहीं अप्लाई होगा, उसका कोई प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा। तो ये सेक्शन 290 था। अब 291 पा जाइए कि म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन करने से रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं। म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन करने से रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, 291, ठीक है। तो 291 अब देखिए लिखा हुआ है कि इन वर्किंग आउट गाइडलाइंस फॉर म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, ओके। तो इन वर्किंग आउट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, जो कि पिछले सेक्शन में अभी हमने देखा, द कोर्ट शैल फॉलो द फॉलोइंग प्रोसीजर, मतलब ये करने में म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन करने में कोर्ट क्या क्या प्रोसीजर अप्लाई करेगा वो दिया हुआ है, ठीक है। ये करने में क्या क्या करना है, ए में लिखा हुआ है in a case instituted on a police report, the court shall issue notice to the public prosecutor, the police officer who investigated the case, the accused, and the victim to participate in the meeting to work out a satisfactory disposition of the case। तो दो चीज की बात कर रहा है, पहले केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, ओके, पहला हो गया केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। इसमें किसको किसको बुलाएगा, सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाएगा, दूसरा पुलिस ऑफिसर को बुलाएगा, तीसरा एक्यूज्ड को, चौथा विक्टिम को। पीपी का मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और पुलिस अफसर, उस पुलिस अफसर का जिसने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, किसी और पुलिस अफसर को क्यों बुलाएगा, वो जो इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है। एक्यूज पर्सन और विक्टिम, क्योंकि ये सारे एसोसिएटेड है, इन लोगों को बुलाएगा ताकि ये लोग मीटिंग करें और इन लोग के बीच मीटिंग से जो बातें निकल के आए वो लोग उस पर एग्री करेंगे। तो टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग टू वर्क आउट द सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस, तो इन लोगों को बोलेगा कि आप सभी मीटिंग कीजिए और आप जो एग्रीमेंट बनाना है ये करने के लिए, म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन करने के लिए इन सबको बोलेगा कि आप साथ में मिल करके मीटिंग कीजिए एंड वर्कआउट कीजिए टू रीच दिस, ठीक है। कब, जब केस इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे। देखिए पुलिस रिपोर्ट पे नहीं इंस्टीट्यूट हुआ रहता तो इसकी जरूरत नहीं होती पुलिस ऑफिसर की, पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है तभी तो रिपोर्ट सबमिट किया हुआ है, तभी तो इसकी एक पिक्चर में आ रही है। पुलिस रिपोर्ट में पे इंस्टीट्यूट हुआ है
क्योंकि पुलिस ने चार्जशीट सबमिट की हुई थी, और तभी तो पुलिस को भी पार्टिसिपेट करना है इसमें, क्योंकि उसको भी पता है चीजें, उसने इन्वेस्टिगेट किया हुआ है, तो उसको भी कई चीजों की जानकारी है, तो वो हेल्प कर सकता है, वो हेल्प कर सकता है। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है इफ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। ओके ओके यसी। यस सर। ओके, तो इन लोगों को नोटिस इशू करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा है उसको, एक्यूज को, विक्टिम को, जो पार्टिसिपेट करे मीटिंग में और रीच करे किस पे, सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पे, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पे। फिर प्रोवाइडो दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड एट थ्रू आउट सच प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की इसमें क्या ड्यूटी है? to ensure that the entire process is completely voluntarily, underline कर लीजिए, completely voluntarily कोर्ट, to ensure that the entire process is completely voluntarily। ये बातें मैंने थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोर्ट की इसमें इतनी ही पार्टिसिपेशन है कि कोर्ट को इंश्योर करनी है कि द होल प्रोसेस इज गोइंग इन गोइंग कंप्लीटली इन द वॉलंटरी नेचर का पूरा प्रोसेस जा रहा है, किसी तरह का अनड्यू अफेक्ट नहीं किया जा रहा है, अदरवाइज तरीके से इफेक्ट नहीं हो रही है वो प्रोसेस जो है, ये इंश्योर करना है। तो वॉलंटरी नेचर का है, सबके द्वारा, पार्टीज के द्वारा, एक्यूज, विक्टिम, सबके द्वारा ये इंश्योर करनी है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एक्यूज्ड if he so desires may participate in such meeting with his advocate। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, accused may participate with his advocate। क्वेश्चन आएगा कि क्या एक्यूज अपने एडवोकेट के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है उस मीटिंग में जिससे रीच हो जाता है टू म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। कैन एक्यूज पार्टिसिपेट in the meeting to reach out the mutually satisfactory disposition with his advocate? The answer is yes, कर सकता है, एक्यूज अपने एडवोकेट के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके निहारिका? यस सर। ओके, तो ये बात याद रखिएगा, अपने एडवोकेट के साथ एक्यूज पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये हो गया इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो क्या आपने समझा कि अगर कोई केस पुलिस रिपोर्ट से इंस्टीट्यूट हुआ है तो मीटिंग करने के लिए इन 4 लोगों को नोटिस दिया जाएगा, इन 4 लोगों को नोटिस दिया जाएगा, पीपी को, पुलिस अफसर जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया हुआ है, एक्यूज पर्सन और विक्टिम को, ये सभी लोग मीटिंग करके क्या करेंगे, ये रीच आउट करेंगे, ये रीच आउट करेंगे, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। कोर्ट का इसमें रोल इतना ही है कि कोर्ट इंश्योर करेगा कि पूरा प्रोसेस वॉलंटरी नेचर का चल रहा है। और ठीक है, अब अगला पे आते हैं, और एक्यूज पर्सन अपने एडवोकेट के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है इन अ केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। क्या जाता है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट में, क्या जाता है, कोई जल्दी से बताओ, कई बार मैंने बताया हुआ है। अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं तो क्या, कैसे इंस्टीट्यूट हुआ होगा? इफ नॉट पुलिस रिपोर्ट देन हाउ, कैसे कैसे केस इंस्टीट्यूट होती है? सर ईदर बाय कंप्लेंट और मैजिस्ट्रेट की खुद की नॉलेज से, या फिर उनको या फिर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई होती है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बिल्कुल जैसा कि यसी ने बोला, अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट, यही सारे मीन्स है, ठीक है। अगर पुलिस रिपोर्ट नहीं तो यही जो यसी ने बोला। ओके, तो आते हैं, लिखा हुआ इन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट द कोर्ट शैल इशू द नोटिस टू द एक्यूज्ड एंड विक्टिम। यहाँ पे एक्यूज्ड लिखा हुआ है और विक्टिम लिखा हुआ है, पुलिस ऑफिसर को और पीपी को छोड़ दिया हुआ है, पुलिस ऑफिसर और पीपी को छोड़ दिया हुआ है। यहाँ पे चार्जशीट के बेसिस पे नहीं स्टार्ट हुई है चीजें, यहाँ पे कंप्लेंट के बेसिस पे या मजिस्ट्रेट के नॉलेज के बेसिस पे या मजिस्ट्रेट को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है उस बेसिस पे स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे एक्यूज्ड एंड विक्टिम अंडरलाइन कर सकते हैं। अदरवाइज वाले में एक एक्यूज्ड, दूसरा विक्टिम, इन 2 लोगों की जरूरी है, इन 2 लोगों की जरूरी है। क्या करेगा, ये लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्या करने के लिए, यही करने के लिए। तो इफ इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट देन ये 4 लोग, इफ इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट देन ये 2 लोग मीटिंग करेंगे टू रीच आउट दिस, यहाँ भी टू रीच आउट दिस, ये करने के लिए। ओके, अब प्रोवाइजो दिया हुआ है, तो प्रोवाइडेड दैट इटसेल्फ द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, वही सेम चीज लिखी हुई है कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ वर्किंग आउट this that it is completely voluntary by the parties participating in the meeting provided further that, सेम बातें लिखी हुई है कि कोर्ट की क्या काम है, इसमें भी कोर्ट यही इंश्योर करनी है कि प्रोसेस वॉलंटरी है और एक्यूज पर्सन अपना एडवोकेट के साथ आ सकता है, एक्यूज पर्सन अपने एडवोकेट के साथ मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके नेहा, थम्स अप कीजिए।
Yes, sir. ओके ओके ओके। तो 291 बहुत ही इजी सेक्शन था। इसमें बताई गई है प्रोसीजर, पूरा का पूरा गाइडलाइंस दी गई है कि म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन में क्या करनी है। दो क्लॉज में दी हुई है, दो क्लॉज में दी हुई है, और एक में बात की गई है कि अगर ऑन पुलिस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट हुई है, दूसरे में बात की गई है अदरवाइज देन पुलिस रिपोर्ट। इनमें इन 4 लोगों की जरूरी है वो मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। इनमें 2 लोगों की जरूरी है मीटिंग में। और मीटिंग में पार्टिसिपेट क्यों हुआ जा रहा है? टू रीच आउट दिस म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, ताकि एक एग्रीमेंट पे पहुंचा जाए कि हम इस पे सहमत हैं, एग्री कर रहे हैं कि आपको ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ओके, प्ली बार्गेनिंग का प्रोसेस इसी के लिए तो होता है। ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, कोर्ट को क्या करना है? कोर्ट को कुछ नहीं करना है, बस इंश्योर करना है वॉलंटरी नेचर का, और दूसरा एक्यूज्ड पर्सन अपने एडवोकेट के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है मीटिंग में। 292 रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअली सैटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर कोर्ट। अब प्रोसेस दिया है आगे का, अब रिपोर्ट क्या सबमिट होगा कोर्ट के सामने। देखिए लिखा हुआ है वी आर इन अ मीटिंग अंडर 291। अभी जो हमने मीटिंग की बात की, ये वाली मीटिंग की बात की, a satisfactory disposition of the case has been worked out, मतलब ये हो गया। यहां तक पहुंचना था तो मान लीजिए यहां तक पहुंच गए लोग। ठीक है, ये बन गया म्यूचुअली द पार्टीज, ऑल द पार्टीज by the meeting they reach out to the mutually satisfactory disposition। उनकी एक सहमति बन गई, उनकी एक सहमति बन गई। देन क्या करेगा? द कोर्ट शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट। कोर्ट इसका एक रिपोर्ट बनाएगा ऑफ सच डिस्पोजिशन, यही डिस्पोजिशन का जो म्यूचुअली सेटिस्फाइड, जिस डिस्पोजिशन में उन्होंने पहुंचा वो उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा कोर्ट, which shall be signed by the presiding officer, मतलब वो जज साइन करेगा। एंड ऑल द पर्सन्स हु पार्टिसिपेट, ये जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं इधर चाहे इधर, वो लोग साइन करेंगे। तो साइन को अंडरलाइन कर लीजिए, साइन को अंडरलाइन कर लीजिए, और 2 लोग साइन कर रहे हैं। कौन कौन साइन कर रहा है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी कर रहा है साइन, और पार्टीज भी साइन कर रहे हैं। कौन से पार्टीज? मीटिंग में जो पार्टिसिपेट किए हैं, पार्टिसिपेंट ऑफ मीटिंग भी लिख सकते हैं इसको। साइन कौन कौन कर रहा है? प्रेजाइडिंग ऑफिसर और पार्टिसिपेंट ऑफ मीटिंग। मीटिंग का जो पार्टिसिपेंट्स है वो साइन कर रहे हैं। एंड इफ नो सच डिस्पोजिशन हैज बीन वर्कड आउट, अगर नहीं वो एग्रीमेंट नहीं बन पाया, the court shall record such observation and proceed further in accordance with the provision of the Samhita as is। फिर वही बात हो गया, अब जब बन ही नहीं पाया सहमति, बन ही नहीं पाया एक कोई एग्रीमेंट, ये हो नहीं पाया, यहाँ तक पहुंच नहीं पाए, देन क्या करेगा कोर्ट? कोर्ट इसको, इस ऑब्जर्वेशन को बस रिकॉर्ड कर लेगा कि हाँ पार्टी जो है, जो मीटिंग जो चली उससे वो लोग दे फेल्ड टू रीच टू अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, वो फेल हो गए, इस पे नहीं पहुंच पाए। अब जो है मैं फिर नॉर्मल ट्रायल प्रोसेस पे शिफ्ट हो रहा हूँ, जो कि बीएनएसएस में प्रोवाइडेड है। ओके, अगर पहुंच गए तो ऊपर दिया हुआ था, ना पहुंचे तो क्या करेगा? फिर से नॉर्मल जो ट्रायल प्रोसेस है बीएनएसएस का, इस चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो जो भी ट्रायल प्रोसेस है उस ट्रायल प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा। ठीक है यसी? यस सर। ओके, तो 292 लिखा हुआ है, रिपोर्ट के बारे में था, हमने पढ़ा कि अगर वो पार्टी जो है बाय मीटिंग वो इस पे पहुंच जा रहे हैं, इस वाले पे पहुंच जा रहे हैं, एग्रीमेंट पे पहुंच जा रहे हैं, इसी चीज के रिगार्डिंग, इसी डिस्पोजिशन के रिगार्डिंग रिपोर्ट बनाएगा कोर्ट, और उस पे साइन करवाया जाएगा। साइन किसके द्वारा? वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद साइन करेगा, मतलब जज साइन करेगा, जज साइन करेगा। दूसरा, मीटिंग के पार्टिसिपेंट साइन करेंगे। और नहीं पहुंच रहा है तो नॉर्मल प्रोसीजर जो बीएनएसएस का है वो चलेगा। आते हैं अब अगले सेक्शन पे, 293 डिस्पोजल ऑफ केस। 293 डिस्पोजल ऑफ केस, केस का डिस्पोजल कैसे होगा? प्ली बार्गेनिंग के केसेस का डिस्पोजल कैसे होता है, वो 293 में लिखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। Where a satisfactory disposition of the case has been worked out under 292, the court shall dispose of the case in the following manner। ठीक है, मतलब म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, ये पहुंच जा रहे हैं यहाँ पे, अगर नहीं पहुंचेंगे तो क्यों ही डिस्पोजल यहाँ पे होगा? अगर ये नहीं पहुंचे यहाँ पे डिस्पोजल होगा ही नहीं, तब तो ट्रायल चल के बाद में एक्विटल कन्विक्शन होगा ना। लेकिन अगर ये हो जा रही है, यहाँ तक पहुंच जा रहे हैं, तब कैसे डिस्पोज करनी है प्ली बार्गेनिंग के अकॉर्डिंग, वो दिया हुआ है। ठीक है, अगर म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पे वो लोग पहुंच जा रहे हैं, वो एक फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंच जा रहे हैं जिसपे दोनों पार्टीज एग्री कर रहे हैं, देन कैसे डिस्पोजल होगा वो बात दी हुई है। अगर ना पहुंच पाए उसे फाइनल एग्रीमेंट पर, तब तो डिस्पोजल यहाँ होना ही नहीं है, डिस्पोजल होगा ट्रायल के खत्म होने के बाद। ओके शाश्वत? ओके, तो डिस्पोजल की बात चल रही है तब ये हो जाए, जब एग्रीमेंट बन जाए।
तो पहला लिखा हुआ है कैसे डिस्पोजल होगा, द कोर्ट शैल अवार्ड द कंपनसेशन टू द विक्टिम इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन अंडर सेक्शन 292। ठीक है, कंपनसेशन कैसे देगा, अब कोर्ट को यहाँ क्या करना है, जो उन्होंने एग्री किया है उतना दे देना है, जो एग्री किया है कंपनसेशन अमाउंट को दे देना है, इसलिए लिखा हुआ है अवार्ड द कंपनसेशन टू द विक्टिम इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन। वो डिस्पोजिशन जो रिपोर्ट बना है, अभी पिछले सेक्शन में मैंने बोला कि अगर ये हो जाती है तो कोर्ट क्या करता है, डिस्पोजिशन के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट बनाती है और उसी रिपोर्ट पे साइन करने की बात हुई थी, प्रेजाइडिंग ऑफिसर भी साइन करेगा, पार्टीज भी साइन करेगा। अब ये जब रिपोर्ट बन चुका है तो रिपोर्ट में लिखा हुआ है ना, रिपोर्ट में यही तो लिखा रहेगा ना जो उन्होंने पहुंचा है, जो फाइनल एग्रीमेंट उनके बीच में बन गया कि हाँ इतनी कंपनसेशन इनको चाहिए और ये चाह रहे हैं कितनी सजा कम कर दी जाए और इनकी सजा कम कर दी जाए और कितना कम कर दी जाए, ज्यादा कम कर दी जाए, कम कर दी जाए, तेता ओके। और इस रिपोर्ट तक और इसके बदले में इनको इतना कंपनसेशन दे दिया जाए, तो वो सब तो लिखी रहेगी रिपोर्ट में, तो उतना दिलवा देगा जज। तो लिखा है कि अवार्ड द कंपनसेशन टू द विक्टिम इन अकॉर्डिंग विद द डिस्पोजिशन, जो डिस्पोजिशन बनी है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, उसको कंपनसेशन दिलवा देगा। एंड देन क्या करेगा, हियर द पार्टीज ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, अब कितनी सजा देनी है उस पर सुनवाई करेगा कि एक्चुअली कितनी सजा देनी है, जो ऑफेंस का प्रेस्क्राइब्ड पनिशमेंट है उतनी तो नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि प्री बार्गेनिंग हुई है, ये पूरा प्रोसेस इसलिए चला है क्योंकि सजा कम की जाए, सेंटेंस बार्गेन की गई है, तो एक्चुअली कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि कितना इंपोज करना है सजा। ओके, तो कोर्ट इस पे डिस्कशन होगी कि कितना सजा इंपोज करनी है। तो लिखा है कि हियर द पार्टीज ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट releasing of the accused on the probation of good conduct or after admonition under section 401 or for dealing with the accused under the provision of the Probation Offender Act। अब क्या करेगा उस ऑफेंडर के साथ, इस पर डिस्कशन चलेगी कि उसको सजा दी जाए, कि प्रोबेशन पे रिलीज कर दी जाए, प्रोबेशन पे या ड्यू एडमोनिशन के बाद, या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में डील की जाए। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कब का एक्ट है, कोई बताएगा? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का ईयर क्या है? 1958। ओके 1958 का है। ओके, तो प्रोबेशन पे रिलीज की जाती है ड्यू एडमोनिशन, मतलब बस डांट करके फटकार करके रिलीज कर दी जाती है। ओके, तो ये डिसाइड करना है, इस पर डिस्कशन होगी कि क्या कि उसको कुछ सजा भी देनी है, कि आप लोग ने एग्री कर गए हैं कि बस उसको डांट फटकार कर छोड़ दिया जाए, या प्रोबेशन पे रिलीज कर दिया जाए, या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंडर डील की जाए, क्योंकि बीएनएसएस में प्रोबेशन का प्रोविजन है। जो 401 लिखा हुआ है वो प्रोबेशन ऑन गुड कंडक्ट ही है, या ड्यू एडमोनिशन, प्रोबेशन ऑन गुड कंडक्ट या रिलीज आफ्टर ड्यू एडमोनिशन 401 में ही लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट अलग ही है, उस एक्ट के अंदर डील की जाए। ये चीजों पे डिस्कशन होगी कि क्या किया जाए एक्यूज पर्सन के साथ। विक्टिम को तो कंपनसेशन मिल रहा है उसके बदले में, लेकिन एक्यूज के साथ क्या किया जाए, or any other law for the time being in force and follow the procedure specified in the succeeding clause for imposing the punishment on the accused। ठीक है, या अगर कोई और लॉ में भी कोई प्रोविजन है तो वो अप्लाई हो, और अगर पनिशमेंट की बात आए, सेंटेंस की बात आए, तो उसके रिगार्डिंग आगे लिखा हुआ है वो फॉलो। ठीक है, अगर सेंटेंस देने की बात आएगी तो कितनी सेंटेंस देनी है, कितना से कम देना है, कितना से ज्यादा नहीं देना है, वो बातें अभी मिलेगी आगे। ठीक है, तो इस सेक्शन के 293 का क्लॉज ए में यही बातें लिखी हुई है कि जो यहाँ पे एग्री हुई थी रिपोर्ट में, डिस्पोजिशन रिपोर्ट में जो उन्होंने कंक्लूड किया हुआ था, जिस एग्रीमेंट पे बना हुआ था, वो कंपनसेशन अमाउंट विक्टिम को दिलवा देगा, वो कंपनसेशन अमाउंट विक्टिम को दिलवाने का ऑर्डर देगा। और एक्यूज के साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए वो उस पर चर्चा चलेगी, उस पर हियरिंग चलेगी कि एक्यूज को सेंटेंस दिया जाए, एक्यूज को प्रोबेशन पे छोड़ दिया जाए, ड्यू एडमोनिशन करके छोड़ दिया जाए, या उस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंडर डील की जाए, या कोई अदर लॉ है तो उसके अंडर डील की जाए। ठीक है, इन चीजों पे डिस्कशन चलेगी। ओके निहारिका? यस सर। ओके, अब सबसे क्लॉज बी देखते हैं। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर क्लॉज ए, अब क्लॉज ए में हियरिंग हो गई, किस चीज की हियरिंग की बात की जाए, यही हियरिंग, इसी पे तो हियरिंग चलनी है ना। कंपनसेशन तो हो गया जो यहाँ डिसाइड हुआ था। ठीक है, जो यहाँ डिसाइड हुआ था वो कंपनसेशन तो दे दिया गया, वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, डिस्पोजिशन रिपोर्ट में इन लोगों ने पहुंचा हुआ था कि हाँ तुमको इतना कंपनसेशन दे दिया जाए तो मान जाओ, बदले में ये चलेगा। ठीक है, बदले में ये सब होने वाला है। एक विक्टिम को क्या फायदा होने वाला है कंपनसेशन का, जो कि डिस्पोजिशन में वो लोग कंक्लूड कर चुके हैं कि कितना मिलना है। अब इस पे हियरिंग हो रही थी
कि क्या किया जाए एक्यूज पर्सन के साथ, तो इसकी हियरिंग के बाद अब कोर्ट क्या करेगा, ठीक है, इसकी हियरिंग के बाद कोर्ट क्या करेगा, ये क्लॉज बी में लिखा हुआ है। आफ्टर हियरिंग पार्टीज अंडर क्लॉज ए में जो हियरिंग होनी है इसके लिए वो कर देने के बाद, if the court is of the view that the section 401 of the provision of PO मतलब probation of offender act or in the any other law for the time in force are attracted in the case of the accused, it may release the accused on probation or provide a benefit of such, ठीक है। तो बी में नॉर्मली बात लिखा हुआ है कि ये हियरिंग के बाद अगर कोर्ट कंक्लूड करता है कि ये सब में से कुछ हो रहा है, एक नंबर को छोड़ करके, एक नंबर में सेंटेंस देने का, इसको छोड़ करके कुछ भी हो रहा है, तो ये मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं कि ठीक है प्रोबेशन पे छोड़ने लायक है, प्रोबेशन का नियम जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, क्योंकि प्रोबेशन पे छोड़ने के लिए भी उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, पीओ एक्ट के अंडर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, ड्यू एडमोनिशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, मतलब ये प्रोविजंस अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन पे छोड़ने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट होंगे तो इनके अंडर डील कर देगा, इनके अंडर डील कर देगा। अगर सेंटेंस पहला को छोड़ दीजिए क्योंकि इसके लिए अलग देगा कि ये कितना दे सकते हैं, उसको छोड़ करके बाकी कोई भी चीजें अप्लाई हो रही है, चाहे वो प्रोबेशन हो, ड्यू एडमोनिशन हो, ये एक्ट हो या अदर कोई लॉ हो, तो उस एक्ट के अंडर में डील कर देगा, उस प्रोविजन के अंडर में डील कर देगा। ओके शाश्वत, ओके अब बात आएगी सेंटेंस देने की बात आ जाएगी तो क्या करेगा, सेंटेंस देने की बात आ जाए तो क्लॉज बी हो गया, क्लॉज सी हो गया। आफ्टर हियरिंग द पार्टी अंडर क्लॉज बी, बी के बाद इफ द कोर्ट फाइंड दैट मिनिमम पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द लॉ फॉर द ऑफेंस, अंडर द लॉ फॉर द ऑफेंस, अगर कोर्ट को ये लग रहा है कि जिस ऑफेंस जो ऑफेंस कमिट किया है किस पर्सन ने, उसके लिए एक मिनिमम पनिशमेंट दिया हुआ है कि कम से कम 6 महीना तो सजा होना ही होना है, कम से कम 6 महीना तो सजा होना ही होना है, तब क्या करे, क्योंकि मिनिमम पनिशमेंट दिया हुआ है उस स्टैट्यूट में, जिस ऑफेंस को कमिट किया गया है उसके लिए एक मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया हुआ है। committed by the accused, it may sentence, देखिए it may sentence the accused to half, underline कर लीजिए, to half of such minimum punishment, कितना, half of such minimum punishment, and where the accused is a first time offender and it has not been convicted of any offense in the past, it may sentence to the accused 1/4 of such minimum punishment, ठीक है। तो अगला प्रोविजन है कि अगर मिनिमम punishment is provided for that offense के लिए, तो क्या कर सकता है, हाफ के लिए सेंटेंस करता है, सेंटेंस हाफ का सेंटेंस दे देगा, या सेंटेंस कर सकता है 1/4 भी, 1/4 भी सेंटेंस कर सकता है, लेकिन कब, जब वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जब वो पहली बार ऑफेंडर किया है, उसकी पहले कन्विक्शन नहीं हुई रखी है, तब लिखा हुआ है कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर एंड हैज नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन द पास्ट, किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी, यहाँ पे वो ऑफेंस की बात नहीं कर रहा है जो उसने, जिसके लिए अभी कन्विक्शन हो रही है, कोई भी ऑफेंस उसने पास्ट में नहीं किया हुआ है, first time offender and has not been convicted of any offense in the past, it may sentence the accused to the 1/4 of such minimum punishment, तो उस मिनिमम पनिशमेंट का 1/4 सेंटेंस कर सकता है, मिनिमम पनिशमेंट का 1/4, ठीक है। तो अगर 6 महीना का है तो 6 महीना का 1/4, 6 का 1/4, ओके। 8 महीने है तो 8 का 1/4, 8 का 1/4 कितना महीना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 का हाफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 8 का 1/4 कितना हो जाएगा, 2 मंथ हो जाएगा, 8 मंथ का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 साल का 1/4 कितना हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा। 1 साल का हाफ कितना हो जाएगा, 6 महीना हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और पहले कन्विक्शन नहीं हुई है तो क्या कर सकता है, उसको अगर 1 साल मिनिमम पनिशमेंट दिया हुआ है तो भी उसको 3 महीना का सजा, 3 से कम या 3 तक का सजा देके छोड़ सकता है। कब, प्री बार्गेनिंग के अगर प्रोविजन अट्रैक्ट हो रहे हैं तब, ठीक है। तो ये दोनों को अंडरलाइन करके आपको याद रखना है, या लिख करके याद रखना है कि मिनिमम पनिशमेंट अगर दी हुई है तो मिनिमम का हाफ दे देगा, या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है या प्रीवियसली कन्विक्शन नहीं हुआ है किसी ऑफेंस के लिए, तभी तो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, तो उसको क्या करेगा, 1/4 भी देकर के छोड़ सकता है। तो 1/2 1/4, यस याद रहेगा ना। यस सर। ओके ओके। अब दिया है डी, अब दिया है जी। सी में था वो ऑफेंस जिसके लिए मिनिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब है, तो उसका हाफ की बात कर रहा था, उस मिनिमम की हाफ या मिनिमम का 1/4।
अब है डी में, इन केस आफ्टर हियरिंग द पार्टीज अंडर डी द कोर्ट फाइंड्स दैट द ऑफेंस कमिटेड बाय द एक्यूज्ड इज नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज बी, मतलब क्लॉज बी में कवर ही नहीं हो रहा है। क्लॉज बी क्या मतलब था कि प्रोबेशन पे नहीं रिलीज होना चाहिए, ड्यू एडमोनिशंस पे या प्रोबेशन ऑफ इंडर एक्ट, ये सब अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। प्रोबेशन का प्रोविजन, ड्यू एडमोनिशन का प्रोविजन या प्रोबेशन ऑफ इंडर एक्ट या कोई अदर लॉ का प्रोविजन नहीं अट्रैक्ट हो रहा है, देन नॉट कवर्ड अंडर क्लॉज बी। और क्लॉज सी में भी नहीं कवर हो रहा है मिनिमम पनिशमेंट वाला। इट मे सेंटेंस टू द एक्यूज्ड, it may sentence to the accused 1/4 of the punishment provided or extendable for such offense। तो 1/4 की फिर बात कर रहा है, 1/4 सजा दे सकता है जो प्रोवाइडेड हो। मान लीजिए किसी ऑफेंस के लिए प्रोवाइडेड है कि वो 4 साल के लिए पनिशेबल है, अप टू 4 इयर्स, 4 इयर्स का 1/4 की बात कर रहा है, ठीक है, 4 इयर्स की। या कई बार ऐसा रहता है ना कि अप टू 4 इयर्स मतलब एक्सटेंड है, 4 साल तक हो सकता है, या होती है कि उतना ही प्रोवाइडेड है कि इतना साल के लिए सजा होगी। एक्सटेंड का भी लिखा हुआ है कि होता है कि अप टू 4 इयर्स, मतलब विच कैन एक्सटेंड टू 4 इयर्स। तो जितना भी पनिशमेंट प्रोवाइडेड है, चाहे वो 4 साल प्रोवाइडेड है डायरेक्टली या 4 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, उसकी 1/4 की बात कर रहा है। जब 4 साल का 1/4 कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, ठीक है। 5 साल का 1/4 मंथ में काउंट होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल फॉर सच ऑफेंस एंड वेयर द एक्यूज्ड इज द फर्स्ट टाइम। फिर इसमें भी लागू क्लॉज की फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और पहले से कन्विक्ट नहीं हुआ है किसी भी ऑफेंस के लिए पास्ट में, इट मे सेंटेंस टू द 1/6 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस या एक्सटेंडेबल फॉर दैट ऑफेंस। तो जो ऑफेंस प्रोवाइडेड है कि पनिशेबल अप टू 6 ईयर, तो उसका 1/6 तक भी दे सकता है। अगर 6 ईयर तक भी एक्सटेंड था तो भी 1 साल का सजा दे सकता है, या जितना भी हो उसका 1/6, ठीक है। 1/6 से गुना कर दिया जाएगा, उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो निकल जाएगा 1/6। तो यहाँ पे जैसे आपको हाफ और 1/4 याद रखना है, तो वहां पे भी आपको क्या लगेगा, 1/4 और 1/6 याद रखना है। 1/6 कब, जब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो और पहले कन्विक्शन नहीं हुई हो। जैसे यहाँ पे 1/4 कब था, जब फर्स्ट टाइम कन्विक्शन हुई हो या पहले किसी ऑफेंस के लिए पहले कन्विक्शन नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है। 1/2 नॉर्मल केस में था और यहाँ भी 1/4 नॉर्मल केस में था। ये कब था, जब मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड हो, तब ये वाली स्कीम थी। और यहाँ मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं हुई है, यहाँ पे एक्सटेंडेबल तक है कि ऑफेंस प्रिस्क्राइब रहता है पनिशमेंट एक्सटेंडेड टू 5 ईयर, एक्सटेंडेड टू 4 ईयर, एक्सटेंडेड टू 7 ईयर, वैसे ऑफेंस की बात कर रहा है। समझ में आई ये दोनों बात? यस सी, कि सेंटेंस देनी है तो कैसे देगा सेंटेंस? यस सर। आई कि नहीं है समझ में? और लोग पता है, नेहा समझ में आई? यस सर। ओके, निहारिका? यस सर। और सुचेता, शाश्वत? ओके। दो सिचुएशन की बस बात की गई है। अगर सजा देने की बात आ रही है तो दो सिचुएशन की बात की गई है, एक जिसमें मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड है, एक जिसमें मिनिमम नहीं प्रोवाइड है, ठीक है। तो मिनिमम जिसमें प्रोवाइड है तो उसका हाफ दे सकता है या उसका 1/4 दे सकता है। हाफ नॉर्मली देगा, लेकिन 1/4 तब दे सकता है, 1/4 मतलब और कम हो गया, 1/4 और कम देना हो गया। 1/4 तब देगा जब पहली बार का ऑफेंडर है, पहले कभी कन्विक्शन नहीं हुई है किसी भी ऑफेंस की। अगर अगर मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं है, अगर प्रोवाइडेड कैसे है कि इतना साल तक एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंडेबल टू दिस है, तो उस केस में 1/4 या 1/6 हो सकता है। 1/4 नॉर्मली, 1/6 तब जब वो पहली बार पहला फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, पहले कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, तो इतनी सजा दी जा सकती है। ये तब दी जाएगी जब जो है ये प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, मतलब प्रोबेशन वाली प्रोविजन, ड्यू एडमोनिशन वाले प्रोविजन या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट वाली या अदर कोई लॉ है, तो वो सब प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं हो रही है, मतलब क्लॉज बी अट्रैक्ट नहीं हो रही है, क्लॉज बी जो है वो अट्रैक्ट नहीं हो रही है तब। ओके, पहले हियरिंग करके डिसाइड किया जाता है कि इसमें से कोई अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जब तीनों ये नहीं नीचे वाली अट्रैक्ट होती है तब सेंटेंस पे बात आएगी। अगर ये सब अट्रैक्ट हो गई तो आफ्टर ड्यू एडमोनिशन छोड़ दिया जाएगा, आफ्टर प्रोबेशन छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस देने की बात आ ही गई तो कैसे सेंटेंस देनी है, ये क्लॉज सी और डी में दिया हुआ है। इज इट ओके सुचेता? सुचेता, यस सर। तुम्हारी तबीयत ठीक है सुचेता? जी सर। ओके, अब 294 देखते हैं। बहुत ही छोटे छोटे कुछ सेक्शंस बाकी हैं। 294 देखिए, 294 लिखा हुआ है, 293 हो गया, लिखा है जजमेंट ऑफ द कोर्ट। अब तो डिस्पोजल कैसे करना है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसी तरह से जजमेंट दे देना है। जजमेंट ऑफ द कोर्ट लिखा हुआ है, द कोर्ट शैल डिलीवर इट्स जजमेंट इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 293।
जो हमने डिस्पोजल किया इसी टर्म्स में जजमेंट दे देने हैं, ठीक है। 293 में हमने पढ़ा ना ये सब सारी चीजें, कैसे कैसे डिस्पोज ऑफ करनी है, प्रोबेशन पे छोड़ देनी है, एडमोनिशन पे छोड़ देनी है, प्रोबेशन ऑफ एक्ट में डील करनी है, अगर ये सब नहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं तो सजा देनी है, और सजा देनी है तो सजा कैसे देनी है, मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइड है तो 1/2 1/4, अगर अप टू एक्सटेंडेबल है या मैक्सिमम प्रोवाइड है तो उसका 1/4 और 1/6 की बात की गई है, वो सब तो उन्हीं टर्म्स में उसको सजा दे देनी है। जो हमने जैसे डिस्पोजल पढ़ा उसी टर्म्स में इसको सजा दे देनी, मैंने जजमेंट दे देनी है। इन द ओपन कोर्ट में ही जजमेंट होती है, यहाँ भी ओपन कोर्ट है, तो इसमें ऐसे भी कोई डाउट नहीं है, ओपन कोर्ट में ही जजमेंट डिलीवर होती है, ठीक है। बाकी जजमेंट भी ओपन कोर्ट में ही डिलीवर होती है। ओपन कोर्ट एंड द सेम शैल बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। कुछ नई बात नहीं लिखी हुई है, अगर ना भी लिखी रहती तो आपको पता होनी चाहिए कि जजमेंट ओपन कोर्ट में डिलीवर होती है, जजमेंट पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर का साइन होता है, याद करने लायक कोई चीज नहीं है, ठीक है। कैसे जजमेंट देनी है, इसके टर्म्स में देनी है, जो डिस्पोजल की गई है 293 में उसी टर्म्स में क्या देनी है, जजमेंट डिलीवर करनी है, ठीक है निहारिका। यस सर। ओके, अब 295 फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। जजमेंट की फाइनलिटी होनी चाहिए। अब जजमेंट ऐसा तो नहीं, प्री बार्गेनिंग का प्रोविजन ला दिया गया है, सीआरपीसी में लाया गया था, बीएनएसएस में लाया गया है, और हो जाए सब कुछ प्री बार्गेनिंग और उसकी फाइनलिटी ही ना हो, फिर से नॉर्मल प्रोसीजर चलने लगे, तो फिर ये सब क्या किया गया है, बर्डन को कम करने के लिए किया गया है ना, बर्डन को बढ़ाने के लिए ही नहीं ना। मान लीजिए फाइनलिटी वाला अगर प्रोविजन नहीं होता, अगर ये सब होने के बाद भी पार्टी कर रहा था डिस्कशन, नहीं 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 सब कुछ तो हो गया, अब पसंद नहीं आ रहा है, हमें फिर से ट्रायल चलना है, नॉर्मल ट्रायल चलना है, तो फिर ये तो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता ना, कि कई लोग पहले प्री बार्गेनिंग करवाते फिर नॉर्मल ट्रायल भी करवाते। तो ये सब बर्डन को कम करने के लिए किया गया है, बर्डन को बढ़ाने के लिए नहीं। तो अगर फाइनलिटी क्लॉज को हटा दिया जाए तो ये बर्डन बढ़ जाएगा कोर्ट का, इससे कि कोर्ट में प्री बार्गेनिंग भी कर रहा है और फिर से ट्रायल भी करना पड़ रहा है नॉर्मल। दैट्स व्हाई द प्रोविजन ऑफ द फाइनलिटी इज द मस्ट। ओके, द फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। द जजमेंट, ये प्रीलिम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं कि फाइनलिटी ऑफ जजमेंट किस क्लॉज में, और जजमेंट, ये जो जजमेंट ऑफ कोर्ट और फाइनलिटी ऑफ जजमेंट है, इसका सेक्शन याद होना बहुत जरूरी होता है प्री बार्गेनिंग वाले चैप्टर में। द जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल। वही फाइनलिटी की बात कर रहा है कि जो जजमेंट डिलीवर हुई है वो फाइनल होगी, फाइनल होगी। ये नहीं कि हाँ उसको वो सर्टिफाइड कर दे, पार्टी का मन हो तो माने ना माने, ऐसा कुछ नहीं है। shall be final and no appeal except the special leave petition under section 136 and the writ petition under 226 of the constitution shall lie in any court against such judgment। और कोई इसका अपील नहीं लाई करेगा, लेकिन उसका कोई अपील नहीं होगा। जजमेंट जो कि प्री बार्गेनिंग में डिलीवर की गई है, प्री बार्गेनिंग के चैप्टर के अंदर जो जजमेंट डिलीवर की गई है उसकी कोई अपील नहीं होती है, ठीक है। नो अपील शैल लाई, बट इसके एक्सेप्शन दिए हुए हैं कि सेक्शन 136 में जो स्पेशल लीव पिटीशन होती है या जो रिट जुरिडिक्शन है दोनों कोर्ट, हाई कोर्ट का 226 एंड 227 कौन सी जुरिडिक्शन की बात करता है, सेक्शन 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस अबाउट व्हाट, व्हिच पर्टिकुलर टाइप ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट, कोई बताए जल्दी से। 227, 227 किस जुरिडिक्शन की बात करता है, उस जुरिडिक्शन का क्या नाम है। 226 तो रिट जुरिडिक्शन हो गया, हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन हो गया। 227 कौन सी जुरिडिक्शन की बात करता है, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन। ओके, सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का सुपरविजन है ओवर ऑल द कोर्ट्स विद इन द स्टेट। एक हाई कोर्ट की सुपरविजन होती है, की सुपीरियरिटी होती है, उसके अंडर में उस स्टेट के सारे कोर्ट्स माने जाते हैं इंक्लूडिंग ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स आते हैं कि नहीं इसके अंदर निहारिका, हाई कोर्ट के सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर ट्रिब्यूनल्स आते हैं कि नहीं आते हैं। यस सर, आते हैं। किस केस में ये हेल्ड हुआ था, सर एल चंद्र कुमार में। बहुत बढ़िया निहारिका, बिल्कुल एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने कई बार बता चुका हुआ है। इस केस में हेल्ड हुआ था कि जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटीज होते हैं, आर दे आल्सो कम्स विद इन द सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ था ऐसी बात है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को ओवररूल करके ये डिसाइड किया हुआ था, ठीक है। उसके पिछले 10 साल के लिए 1986 से 1996 तक के लिए हाई कोर्ट का सुपरविजन में नहीं आता था ट्रिब्यूनल्स, क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी नहीं आते थे। उनके जो अपीलेट होते थे ट्रिब्यूनल्स का अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील जाता था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाता था, हाई कोर्ट में जाता ही नहीं था। ओके, लेकिन अब जो है ये वेल सेटल्ड लॉ है कि हाई कोर्ट जो है वो उस स्टेट का सर्वे सर्वा होता है, उसके अंडर में ही सब कुछ आएंगे, जितने भी जुडिशियल क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज होंगे
उस स्टेट के सब कुछ हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। ओके, तो 227 में 226 सबको पता है जुरिडिक्शन हाई कोर्ट का, और 136 किसकी जुरिडिक्शन की बात की जाती है? स्पेशल लीव पिटीशन किसकी जुरिडिक्शन है? किस कोर्ट की जुरिडिक्शन है? सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन है स्पेशल लीव पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन है। ये मैटर एज अ मैटर ऑफ राइट वन कैन नॉट क्लेम स्पेशल लीव अंडर 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज दस द डिस्क्रिशनरी जुरिडिक्शन, discretionary power of the Supreme Court. Supreme Court in its discretion can grant a special leave to any person to file appeal in the Supreme Court, चाहे वो सिविल मैटर हो, चाहे क्रिमिनल मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि स्पेशल लीव मतलब परमिशन, लीव का मतलब ही परमिशन होता है, कई बार मैंने बताया हुआ है, वो परमिशन ग्रांट कर सकता है पार्टीज को कि आप आ जाइए। इसके लिए हाई कोर्ट से कुछ सर्टिफिकेशन लेने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है, नो सर्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। कोई हाई कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, अपील नहीं है, नॉर्मल अपील नहीं है, स्पेशल लीव होता है। आर्टिकल 136 आपने पढ़ा होगा, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन की जब क्लास चलेगी तो पढ़ाई जाएगी डिटेल में कि इसमें ये हाई सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट इंटरटेन करे, चाहे तो रिजेक्ट कर दे। ओके, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्पेशल लीव पिटीशन रिजेक्ट कर दिया है तो इसका कोई रेमेडी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप क्लेम करेंगे कि नहीं नहीं मेरी स्पेशल लीव पिटीशन सुन ली जाए। ओके निहारिका? यस सर। ओके, तो क्या समझ में आया? एक प्ली बार्गेनिंग के जजमेंट का स्पेशल लीव पिटीशन मतलब स्पेशल लीव दे करके सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल हो सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है और सुनवाई कर सकता है। दूसरा, हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है बाय एक्सरसाइजिंग इट्स रिट जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बाय एक्सरसाइजिंग इट्स सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा एक प्ली बार्गेनिंग में डिलीवर किए जजमेंट का कोई अपील नहीं होगा। ठीक है यसी? यस सर। ओके ओके, तो ये एक्सेप्शन है, इसके अलावा कोई अपील नहीं होगी। 295 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्ली बार्गेनिंग का, फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट। अब 296 है पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। A court shall have for the purpose of discharging its function under this chapter shall have all the powers vested in respect of a bail, trial of offence and other matters relating to the disposal of the case। कुछ नहीं है इसमें, बस हेडिंग ही काफी है, पावर ऑफ कोर्ट इन प्ली बार्गेनिंग। अब प्ली बार्गेनिंग जब डील कर रहा होता है कोर्ट तो उसको नॉर्मल सारी पावर है, ठीक है। बाकी जो इस स्टैट्यूट के अंदर मतलब इस कोड के अंदर जो बाकी पावर है, इस संहिता के अंदर जो बाकी पावर्स होते हैं कोर्ट के, वो पावर इसमें भी है। बेल के रिगार्डिंग, ट्रायल के रिगार्डिंग या अदर मैटर जो डिस्पोजल रिगार्डिंग होती है, वो सबके रिगार्डिंग पावर है। तो आपको बस इसमें हेडिंग याद रखनी है, हेडिंग याद रखनी है कि कोर्ट को प्री बार्गेनिंग इंटरटेन करते समय सारी पावर होती है। 297 period of detention undergone by accused to be set off against sentence of imprisonment। अब मान लीजिए कि कई बार होता है कि एक्यूज पर्सन जो होता है वो अरेस्टेड रहता है, उसको उसका अगेंस्ट केस फाइल होती है, उसको अरेस्ट करके रखा गया होता है जेल में, और जब जजमेंट आती है, कन्विक्शन होती है, तो मान लीजिए उस पर 3 साल का सजा हुआ और वो पहले ही मतलब ड्यूरिंग ट्रायल ही वो 6 महीना जेल में रह चुका है, तो 3 साल नए से 3 साल थोड़ी जोड़ी जाएगी, वो 6 महीना सेट ऑफ कर दिया जाता है, 6 महीना सेट ऑफ कर दिया जाता है। अब वो 2.5 साल ही जेल में रहेगा क्योंकि 6 महीना उस ऑफेंस के लिए ऑलरेडी जेल में रह चुका है। इसी को कहते हैं सेट ऑफ करना, कि जितना पीरियड तक एक्यूज पर्सन ऑलरेडी जेल में काट चुका है ड्यूरिंग द ट्रायल, जजमेंट डिलीवर होने के पहले, उस पीरियड को सेट ऑफ कर दिया जाता है आफ्टर कन्विक्शन। कन्विक्शन के बाद सेट ऑफ कर दिया जाता है, उतना कम कर दिया जाता है जो भी कन्विक्शन के लिए जो भी टर्म होती है, जितना सेंटेंस जितने टर्म के लिए सेंटेंस होती है उसमें एडजस्ट कर दिया जाता है। यही बात यहाँ भी लिखी हुई है। प्ली बार्गेनिंग जो होती है, इसमें अगर आपको सेंटेंस इंपोज हो रही है प्ली बार्गेनिंग के अंडर, चैप्टर के अंदर, इसमें भी सेट ऑफ हो जाती है। अगर आपको 3 महीने की सजा हुई है, ऑलरेडी 1 महीना आप रह चुके हैं जेल में, तो 1 महीना माइनस कर दिया जाएगा, अब आपको 2 ही महीने रहना पड़ेगा जेल में। ओके, आइए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 468 शैल अप्लाई। 468 वही जो सेट ऑफ की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सेंटेंस की सेट ऑफ की बात की गई है, ठीक है। 68 shall apply for sitting of the period of detention undergone by the accused against the sentence of imprisonment imposed under this chapter in the same manner as they apply in respect of the imprisonment under other provisions। कुछ भी नई बात नहीं लिखी, वही लिखी है जैसे नॉर्मली होता है सेट ऑफ, वैसे यहाँ भी हो जाएगा। जैसे नॉर्मली जो मैंने बताया कि नॉर्मली सेंटेंस के बाद सेट ऑफ कर दिया जाता है, जैसा पहले रह चुका है जितना दिन जेल में, वैसा यहाँ भी होगा। प्ली बार्गेनिंग वाले चैप्टर के अंदर भी कन्विक्शन होती है, तो अगर जेल भेजना है
जेल भेजी जा सकती है, जैसा हमने पढ़ा था लास्ट का 2 क्लास में, सीधी में जेल भेजी जा सकती है। तो उसमें भी सेट ऑफ कर दिया जाता है वो टर्म जो पहले ही जेल में काटी जा चुकी है। ओके सुचेता? जी सर। ओके 298 सेविंग क्लॉज है। द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल हैव इफेक्ट, ठीक है, इसकी ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात कर रहा है। प्ली बार्गेनिंग चैप्टर का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है ओवर अदर ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस बीएनएसएस। शैल हैव इफेक्ट notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other provision of the संहिता। ओके कह रहा है कि जो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर होगा उसकी इफेक्ट होगी, फर्क नहीं पड़ता कि इस बीएनएसएस में बाकी क्या दिया हुआ है। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है द प्रोविजंस ऑफ प्ली बार्गेनिंग प्रिवेल्स ओवर ऑल द अदर प्रोविजंस ऑफ द संहिता। द प्रोविजंस ऑफ द चैप्टर ऑफ प्ली बार्गेनिंग have overriding effect on all the other provisions of the संहिता। ये प्रिवेल करेगा, दूसरे से फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे के ऊपर ये प्रिवेल करेगा, ठीक है। एंड नथिंग लिखा हुआ है फिर, एंड नथिंग इन सच अदर प्रोविजंस shall be construed to constrain the meaning of any provision of this chapter। ओके नथिंग इन सच अदर प्रोविजन, ये जो बाकी सारे सेक्शंस है, मतलब इस चैप्टर को छोड़ दीजिए, प्ली बार्गेनिंग चैप्टर को छोड़ करके जो बाकी प्रोविजन है इस संहिता में, मतलब बीएनएसएस में, शैल बी कंस्ट्रूड, उनको इस तरह से कंस्ट्रू नहीं किया जाएगा, उनको इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा टू कंस्ट्रेन द मीनिंग ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, जिससे प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर के किसी प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर में जो प्रोविजंस है उसको लिमिट कर दे, उसको कम कर दे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बताता हूं इसको। कह रहा है दूसरी वाली जो बात है, एंड के बाद वाली बात मैं बता रहा हूँ। एंड के पहले वाली बात तो बता ही दिया मैंने कि लिखा हुआ है कि प्रोविजन जो है प्ली बार्गेनिंग का वो सुपरसीड करता है, ओवरराइड करता है ओवर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता। अब उसको दूसरी तरह से, इसी को सपोर्ट में दूसरी तरीके से बात लिखी हुई है। लिख रहा है कि जो अदर प्रोविजंस है, अदर प्रोविजंस, अदर का मतलब प्ली बार्गेनिंग का अलावा दूसरे प्रोविजन, इस चैप्टर के अलावा दूसरे प्रोविजन, ठीक है, इसको इंटरप्रेट जो है इस तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा जिससे क्या हो जाए, जिससे लिमिट हो जाए द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, मतलब प्ली बार्गेनिंग वाला चैप्टर। मान लीजिए दूसरे सेक्शन को कोई भी चैप्टर मान लीजिए, बेल वाली चैप्टर मान लीजिए, अब बेल के प्रोविजंस को इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा कि प्ली बार्गेनिंग का कोई प्रोविजन लिमिट हो जाए, ठीक है। ये भी दिखा रहा है, दूसरी वाली जो पार्ट है ये भी इसका सुपरसीडिंग इफेक्ट को ही दिखा रहा है, ओवरराइडिंग इफेक्ट को ही दिखा रहा है, इसके मतलब इसका बड़ा होने को ही दिखा रहा है कि ये प्रिवेल करेगा, मतलब इस पे इफेक्ट नहीं होगा बाकी चीजों का। बाकी प्रोविजंस को इस तरह से हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि इसका प्रोविजन लिमिट हो जाए, इसका जो पावर है वो रिड्यूस हो जाए। समझ में आ रहा है निहारिका? यस सर। ओके किसी को कोई डाउट है? बस वो लिखा हुआ है, उसको लिखने का तरीका है, उसी को मैं समझा रहा हूँ कि नथिंग इन सच अदर प्रोविजन, जो अदर प्रोविजन है अंडर दिस बीएनएसएस शैल बी कंस्ट्रूड, उसको इस तरह से कंस्ट्रू नहीं किया जाएगा, उसको इस तरह से इंटरप्रेट नहीं किया जाएगा जिससे कंस्ट्रेन हो जाए, मतलब लिमिट हो जाए एक तरह से। क्या लिमिट हो जाए? द मीनिंग ऑफ द एनी प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, मतलब प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर में कोई प्रोविजन का मतलब लिमिट हो जाए। प्ली बार्गेनिंग के प्रोविजन जो है उसको लिमिट नहीं किया जाएगा किसी और चीज को इंटरप्रेट करके, इसकी जो एम्बिट है अगर जितनी है उतनी ही रहेगी। ये नहीं कि किसी और प्रोविजन को हम ऐसे इंटरप्रेट करें कि हम प्ली बार्गेनिंग वाले चैप्टर के किसी प्रोविजन को मीनिंग को लिमिट कर दे रहे हैं, उसके मीनिंग उसके एम्बिट को रिड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक है यशी, तुम्हें भी समझ में आई? यस सर। ओके ओके ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन भी इसका लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर द एक्सप्रेशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज द सेम मीनिंग असाइन टू हिज अंडर क्लॉज बी। कुछ नहीं लिखा हुआ है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसका जो होता है क्लॉज टू क्लॉज बी में, सेक्शन 2 का क्लॉज बी में जो डिफाइंड है वो ही मीनिंग यहाँ पे होगा। एंड द इंक्लूड्स असिस्टेंट पब्लिक, और उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इंक्लूड करेगा। जो प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर इस्तेमाल हुआ है टर्म, उसमें असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आएगा। तो क्वेश्चन रहे क्या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर के अंदर में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की चर्चा की गई है, क्या वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इंक्लूड करता है? तो आंसर इज यस करता है, ये एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी इंक्लूड करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके 299 देखते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज्ड नॉट टू बी यूज्ड। लिखा हुआ है नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर any law for the time in force, the statement or facts stated by an accused in an application for plea bargaining for filed under section 290
shall not be used for any other purpose except for the purpose of this chapter। ठीक है, ये बहुत ही जनरल बात लिखी हुई है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भी ओमिट कर दे, जैसे मैंने बताया फाइनलिटी ऑफ जजमेंट वाला प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो ओमिट हो जाए तो इस चैप्टर का जो पर्पज है, इस चैप्टर को इनकॉर्पोरेट करने का जो पर्पज है वही डिफीट हो जाएगा। ओके, और ये भी इनकॉर्पोरेट, अगर 299 जो है ना, इसको भी ओमिट कर दिया जाए तो भी इस चैप्टर को इनकॉर्पोरेट करने का जो पर्पज है वो भी डिफीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चैप्टर लाया गया है ताकि एक्यूज्ड पर्सन जो है वो खुल के थोड़ा सामने आए और विक्टिम से डिस्कस करे कि हाँ मैंने किया हुआ है ऑफेंस, ठीक है, और हम ये कर लेते हैं, सेटल कर लेते हैं, मैं पैसे दे देता हूँ कंपनसेशन, हम लोग सेटल कर लेते हैं। अब उसको मान लीजिए अगर ऐसे ही रहे कि हाँ अब वो बोल दिया, कबूल कर लिया मैंने सबके सामने, पुलिस है, प्रोसिक्यूटर, जज को भी पता चल गया, जज को भी पता चल जाएगा मान लो कि हाँ एक्यूज ने ऐसा कबूल रहा है, वो चल रहा है प्ली बार्गेनिंग में, तो सबको हो गया और विक्टिम जो है मना कर दिया कि नहीं, मतलब वो लोग नहीं रीच आउट किए, म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन पे उस एग्रीमेंट पे रीच आउट ही नहीं किए। अब क्या होने वाला है, अब नॉर्मल ट्रायल होने वाला है। अब जज को तो पता है कि नॉर्मल ट्रायल होने वाला, वो उसको कन्विक्ट करने लगे, या जज बोले कि तुम तो अभी कबूल रहे थे कि तुम किए हुए ऑफेंस और तुमको कंपनसेशन दे के मामला को खत्म कर रहे थे, अब बोल रहे हो कि नहीं मेरा ट्रायल चला जाए नॉर्मल। तो ये ना हो इसलिए ये प्रोविजन लाया गया है कि जो एक्यूज ने जो बातें कही हुई हैं, जो चीजें स्टेट की हुई हैं, जो फैक्ट्स स्टेट की हुई हैं, उसका यूज जो होगा बस इसी चैप्टर तक ही सीमित रहेगा, इस चैप्टर के बाहर उसका कोई यूज नहीं होगा। अगर प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर के अंदर नहीं प्रोसीड करना है तो एक्यूज का बोला हुआ कोई भी बात इस कंटेक्स्ट में, प्ली बार्गेनिंग चैप्टर वाले कंटेक्स्ट में कोई भी बात कहीं यूज नहीं होगा, ना इस केस में ना दूसरे केस में। ठीक है, ये लिमिटेशंस लगाई गई है ताकि अगर ये ना लगाई गई तो कोई क्यों करेगा प्ली बार्गेनिंग। अगर पता है कि नहीं, अगर मैं एक्सेप्ट कर लिया कि नेगोशिएट करने लगा, तो बाद में अगर नेगोशिएशन फेल हो गया, मान लीजिए नेगोशिएशन फेल भी तो हो सकती है, प्ली बार्गेनिंग फेल भी तो हो सकती है, तो प्ली बार्गेनिंग फेल हो जाने के बाद एक्यूज को कोई रिपरकशंस ना झेलना पड़े, दैट्स व्हाई ये प्रोविजन है। समझ में आ रहा है यशी? यस सर। ओके, तो ये जो प्रोविजन है स्टेटमेंट्स ऑफ एक्यूज नॉट टू बी यूज्ड, एक्यूज का स्टेटमेंट बाकी किसी चीज के लिए भी यूज नहीं होगा। इस चैप्टर के अंदर एक्यूज द्वारा मेड कोई स्टेटमेंट बाकी कहीं यूज नहीं होगा, उस बेसिस पे एक्यूज को कन्विक्ट छोड़िए, उस पर कुछ बात ही नहीं चलेगी, उस पर कोई उसको प्रूफ भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि हाँ आपने वहां को बोला था अब हम ट्रायल में प्रूफ कर रहे हैं इस चीज को, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा तो वो जो भी बातें हैं उसको वही दफन कर दी जाएंगी और नॉर्मल जो ट्रायल है वैसा चलेगा। लिखा हुआ है, आइए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी ऑफर, मतलब पहले तो साइड कर दिया, फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये भी प्रोविजन अप्लाई होगा, फर्क नहीं पड़ता बाकी कहीं क्या दिया हुआ है। द स्टेटमेंट्स और फैक्ट्स, कोई भी स्टेटमेंट या कोई फैक्ट जो कि एक्यूज ने स्टेट किया हुआ है इन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेशन में जो फाइल किया उसने, शैल नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पज, किसी अदर पर्पज के लिए यूज नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। क्या के लिए यूज होगा? इस चैप्टर के पर्पज के लिए, इस चैप्टर के अलावा और किसी पर्पज के लिए यूज नहीं होगा। ओके निहारिका, समझ में आई? यस सर। शाश्वत, नेहा, सुचेता, तुम लोग भी बताओ। ओके नेहा और सुचेता भी बताओ। ठीक है ठीक है तो समझ में आ गया कि प्ली बार्गेनिंग का जो चीजें होती हैं वो यहीं तक लिमिट होती हैं, वो इससे बाहर नहीं जाती। अब सेक्शन 300 देख लिया जाए, लास्ट सेक्शन, नॉन एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर। ठीक है, नॉन एप्लीकेशन ऑफ चैप्टर, इसमें कुछ नहीं करना है, लिखा हुआ है नथिंग इन दिस चैप्टर शैल अप्लाई टू जुवेनाइल और चाइल्ड एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ जेजे एक्ट। ओके, जो जेजे एक्ट 2015 में जो जुवेनाइल और चाइल्ड होते हैं उस पे ये चैप्टर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उनसे रिगार्डिंग हर चीज के लिए वहां दी हुई है। ठीक है, जुवेनाइल से रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड जो मैटर्स कैसे डील होंगे, those all the procedures has been prescribed in very detail in the JJ Act. Okay, तो ये सब चीजें वहां नहीं अप्लाई होगी, ये बात लिख दी हुई है। ठीक है, ये चैप्टर सारे प्रोविजन समझ में आए? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, कोई सेक्शन का कोई भी क्लॉज जिसको डाउट हो रहा है आप लोग 1-2 मिनट में देखिए और पूछिए, नहीं तो अगले क्लास में तो पूछिएगा ही। ठीक है, ठीक है यशी? हाँ सर बोलो एक यशी। चीज कंफर्म करनी थी, आपने जो सेक्शन 297 बताया था उसमें हाँ आपने सेक्शन कौन सा बोला था, 469 बोला था या 468? 468 468। ओके सर, मेरी बुक में 469 मेंशन है।
और बाकी लोगों में सो 468 ही दिया है। यस्सी के बुक में बहुत गलती लिखा हुआ है, एक दिन और मिल गया था कुछ गलत उसके बुक में। हाँ सर, और मतलब न्यू ही ली थी, पता नहीं मतलब ऐसे हाँ, क्यों हो रहा है। कौन सा पब्लिकेशन है यस्सी तुम्हारा, कौन सा पब्लिकेशन है दे रहे हो तुम्हें? यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। अच्छा अच्छा, यूनिवर्सल को कर दो सब, ठीक है, मतलब आगे से यूनिवर्सल जो है बहुत गलत छाप रहा है आजकल, मतलब हाँ इतना सर, गलत कैसे हो अभी हो सकता रहा है, है? अदरवाइज पहले तो मतलब हाँ टीचर पहले तो यूनिवर्सल लेने को ही बोलते यूनिवर्सल थे। तो बहुत पॉपुलर है ही हमेशा से, बिल्कुल। लग रहा है जल्दी जल्दी के चक्कर में वो लोग गलत छाप छूट दिए हुए हैं और सर्कुलेट कर दिए हैं मार्केट में पूरा। मतलब ये तो क्या ही कहा जाए, पाप है, मतलब इस बेसिस को याद वाद करके कोई उस दिन तो इससे भी बड़ा मिस्टेक उस दिन वाला था, जो भी थे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो बहुत बहुत बड़ी एरर थी हाँ, इसमें। और उसमें डेज लिमिट, जो डेज थे वो मेंशन ही नहीं थे, मतलब कोई टाइम हाँ पीरियड हाँ था वो हाँ, चीज बिल्कुल बिल्कुल, मेंशन वो ही नहीं टाइम थी। लिमिटेशन मेंशन नहीं था उसमें। तो वही, अगर वो सब चीजें अगर पढ़ो एग्जाम में आए, क्वेश्चन छूट जाए, तो पाप से कम हुआ क्या? तो वही अगली चैप्टर mention- जो है, हाँ, वो हम लोग आज कंटिन्यू किया जाए या नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल? कल ही किया जाए, ओके, क्योंकि 8:24 हो गया ऑलरेडी और खत्म तो होगी नहीं चैप्टर, ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, तो अगली जो चैप्टर है बीएनएसएस की, वो हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग पुराने प्रोविजंस को पढ़ते रहिए, पुराने वीडियोस को देखते रहिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए, और बेयर एक्ट के प्रोविजंस को पढ़ते रहिए।